हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। इस पर एक पूरा चैप्टर है स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज का बुक में, और इसके अंदर थ्योरी भी है एंड न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज क्या होता है? तो आप लोगों ने आइसबर्ग फिनोमिना तो पढ़ा होगा, सबको पता होगा आइसबर्ग फिनोमिना क्या है। कि कोई भी आइसबर्ग जो होता है, जब वो सी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है तो उसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो नीचे होता है, जो दिखाई नहीं देता, और ऊपर एक छोटा सा पोर्शन ही होता है जो दिखाई देता है। इसी की वजह से तो टाइटैनिक डूब गया था। क्योंकि टाइटैनिक का जो शिप में जो लोग थे जो चला रहे थे शिप को, जब उन्होंने देखा क्या छोटा सा आइलैंड है, कुछ नहीं है, और बाद में देखा तो नीचे वो तो बहुत बड़ा था, तो टाइटैनिक उससे टकरा के टूट गया था। तो हमारी यहाँ डिजीज का भी टाइटैनिक बना हुआ है, और वो क्या है कि डिजीज का जो पोर्शन हमें फिजिशियन को जो कम्युनिटी में दिखाई देता है वो सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन होता है। ये वो लोग हैं जो बीमारियां लेकर के हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल्स में, और मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वो है जो हमें दिखाई नहीं देते फिजिशियन को, क्योंकि वो फिजिशियन के पास पहुंचे ही नहीं हॉस्पिटल में, वो कम्युनिटी में घूम रहे हैं। और इसीलिए वो लोग कम्युनिटी में घूम रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कम्युनिटी फिजिशियन की या एपिडेमियोलॉजिस्ट की, जो स्क्रीनिंग करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्रीनिंग में? तो स्क्रीनिंग के अंदर हम हिडन डिजीजेस या अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को, जो कि हेल्दी इंडिविजुअल्स या अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में है, उनको हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सर्च ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, हिडन डिजीज और डिफेक्ट बाय मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट और एग्जामिनेशन और बाय एनी अदर प्रोसीजर। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन करना है हमें डिजीज का, या प्रीकर्सर्स ऑफ डिजीज का, या ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज का। किसके अंदर करना है? इन इंडिविजुअल हु डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ डिजीज। तो ऐसा पर्सन जिसमें कोई बीमारी के साइन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें उसको स्क्रीन करके उसके अंदर देखना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इन फ्यूचर, या तो इसमें बीमारी अभी है, अगर अभी है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करके जल्दी ट्रीटमेंट करें, या उसके अंदर कोई प्रीकर्सर डेवलप हो रहा है या ससेप्टिबिलिटी डेवलप हो रही है, तो अभी से उसको हेल्थ एजुकेशन दे के या प्रिवेंशन दे करके उसको आगे डिजीज को बढ़ने से हम रोकें। तो हमारा मेन एम क्या है स्क्रीनिंग का? यहाँ ये बन जाता है कि हमको अर्ली डायग्नोसिस करना है और अर्ली ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, देन कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का बहुत बड़ा रोल है। कि कोई भी नेचुरल हिस्ट्री डिजीज की किस तरह से होती है कि एक ससेप्टेबल होस्ट होता है, जिसमें कभी एक पॉइंट पर एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट। एक्सपोजर पॉजिटिव एजेंट का होने के कुछ दिनों के बाद में, यानी कि ये यहाँ पॉइंट ऑफ एक्सपोजर है ये वाला, और यहाँ पर इस जगह इसके बीच में एक पीरियड आता है, ये वाला पीरियड जिसको मैंने ए पीरियड नाम दे दिया। ये वो पीरियड होता है जो विंडो पीरियड बोल सकते हैं हम, या जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लेटेंट पीरियड भी बोल सकते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से बोलते हैं हम इनको। इसके बाद में, इस टाइम पीरियड के निकलने के बाद में पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। सिम्टम्स डेवलप होने के बाद में वो फिजिशियन के पास जाता है, वहाँ डायग्नोसिस की सर्च में कि डायग्नोसिस देखना है, हमको करवाना है डायग्नोसिस कि भाई क्या बीमारी हो गई। डायग्नोसिस डेवलप करने के बाद में पेशेंट की क्लिनिकल स्टेज चलती है, और फिर उसके बाद में वो ट्रीटमेंट लेता है इसी स्टेज में। अब इसके बाद में क्या होगा कि या तो रिकवरी होगी, या कोई डिसेबिलिटी होगी, या डेथ होगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम यहाँ स्क्रीनिंग में क्या चाहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एक्सपोजर हुआ और जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम हुआ, ऑनसेट ऑफ सिम्टम के बाद तो ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा कि डायग्नोसिस करना ही है। हमें क्या करना है, सिम्टम्स आने से पहले हेल्दी रहेगा जब पर्सन, अब वो हेल्दी अपरेंटली हेल्दी है ना, तो सिम्टम्स आने से पहले वो पर्सन जो है उसकी हमें स्क्रीनिंग करनी है। और यहाँ इस में हमें पता लगाना है इस ड्यूरेशन में, ए ड्यूरेशन के दौरान, कि वो पर्सन को क्या डिजीज है या क्या डिजीज हो सकती है। तो नॉर्मली जो डायग्नोसिस पता लगता है इस जगह, है ना, और हम कहाँ पता लगाना चाह रहे हैं? इसके बीच में, इस एरिया में। ठीक है, तो ये जो टाइम है, यानी कि वी आर
ट्राइंग टू डायग्नोज द डिजीज बिफोर द एक्चुअल डायग्नोसिस जो बना है उससे पहले कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइम होगा इस टाइम को क्या बोलेंगे, लीड टाइम होगा। अब मतलब जैसे इसको मैं इससे समझाऊँ आपको कि मान लो कोई डिजीज़ है, उसका पॉजिटिव एजेंट आज आपको बॉडी में चला गया और 10 दिन बाद ये इंक्यूबेशन पीरियड के बाद सिम्टम्स कर रहा है, और 10 दिन के बाद सिम्टम्स आपको स्टार्ट हुए और 2 दिन में आपने जाके डायग्नोसिस करवाया, यानी कि टोटल 12 डेज में आपको पता लगा कि भाई हमारे को ये डिजीज़ है। लेकिन हमने पॉजिटिव एजेंट बॉडी में एंटर करने के बाद से 10 दिन के पहले ही, यानी कि 5 डेज में ही हमने पकड़ ली बीमारी कि भाई क्या बीमारी है। तो 5 + 2 ये 7 डेज जो होंगे ना, ये हमारा लीड टाइम हो जाएगा। तो इस लीड टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ अर्ली डायग्नोसिस या कोई प्रिवेंशन करके डिजीज की मॉर्बिडिटी को या मोर्टिलिटी को कम कर सकते हैं, है ना। ये हमारा स्क्रीनिंग का मेन एम होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करके पेशेंट को बचाना। ठीक, अब एक होता है स्क्रीनिंग और एक होता है पीरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हम? स्क्रीनिंग करेंगे लार्जर पॉपुलेशन की। कैसे? अभी जैसे कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, कोई फ्लाइट आई तो फ्लाइट से जितने लोग आए उनका सब हम कोविड सैंपल करा देते हैं, तो वो स्क्रीनिंग हो गई लार्जर पॉपुलेशन की। पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन होता है वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के सारे लेबर्स का, सारे वर्कर्स का एनुअल हेल्थ चेकअप करा लिया, तो वो एक लिमिटेड पॉपुलेशन तक रहेगा और एक स्पेसिफाइड ग्रुप के पॉपुलेशन में रहेगा, जबकि स्क्रीनिंग रैंडम पॉपुलेशन में होता है ना। एक्सपेंसेज की बात अपन करेंगे तो स्क्रीनिंग जो है कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें ऐसा टेस्ट यूज में लिया जाएगा जो कि बेसिक टेस्ट होगा और जो सस्ता टेस्ट होगा, एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होगा, है ना। पीरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन में बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मल्टीपल क्या, जैसे हमको हेल्थ वर्कर की हमको पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन करानी तो उसका आई साइट भी चेक कराएंगे, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। हम उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या चेस्ट एग्जामिनेशन सब कुछ करवाएंगे। मान लो कोई कोल माइन वर्कर्स है तो उसका चेस्ट एग्जामिनेशन भी होगा, उसका स्पायरोमेट्री टेस्ट भी होगा, तो वो महंगा पड़ेगा। नीड ऑफ फिजिशियन स्क्रीनिंग में ज़रूरत नहीं है। कोई भी पर्सन आकर के सिंपल टेस्ट कर सकता है। जैसे डायबिटीज स्क्रीनिंग करनी है तो ब्लड शुगर का एग्जामिनेशन करना, उसमें आपको फिजिशियन की, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, वो कंप्लीट एग्जामिनेशन करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गए आपके। देन आता है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, पॉपुलेशन में जाके हमें पता करना है नॉर्मल लोगों में कौन कौन सी बीमारी है ना, तो वो तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जो किसी बीमारी के लिए डायग्नोसिस के लिए किया जाए, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई आदमी क्यों करवाता है, जब उसको लगता है मैं बीमार हूँ तब। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो हम करते हैं अपरेंटली हेल्दी पीपल्स पर, अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स पे करते हैं किसी भी डिजीज की स्क्रीनिंग। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होगा वो सिक पर्सन पे होगा, है ना। बीमार आदमी आएगा, भाई हमको डायग्नोसिस करना है इसका। स्क्रीनिंग टेस्ट पूरे ग्रुप के लिए किया जाता है, कोई पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिविजुअल्स पे किए जाते हैं। यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी टेस्ट रिजल्ट आया उसको आर्बिट्ररी एंड फाइनल मानते हैं, और उस फाइनल के बेसिस पे ही हम आगे चलते हैं। उन जितने लोगों पे स्क्रीनिंग की, उन स्क्रीनिंग के टेस्ट को, रिजल्ट को एक बार हमने फाइनल मान लिया और हमने डिजीज का प्रिवेलेंस निकाल दिया। अब उन सारे लोगों को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए, है ना। यहाँ अगर हमको स्टडी कर रहे हैं तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को फाइनल मान लेंगे। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट में पेशेंट का टेस्ट, जैसे HIV पॉजिटिव आ गया, तो HIV पॉजिटिव आ गया तो उसको कंफर्म नहीं मानते ना अपन, फिर उसके लिए हम आगे वेस्टर्न ब्लॉट करवाते हैं, तो फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक। अगर मान लो पेशेंट आया फीवर का पेशेंट आ गया, हमने उसका मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू हमने टेस्ट करा ली और तीनों टेस्ट नेगेटिव आ गए, तो क्या उसको बोल देंगे दैट यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज, भैया घर जाके सो जा? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हमें लगेगा यार हमको अभी तक कोज फाइंड आउट नहीं हुआ बीमारी का, तो हम उसकी वो टेस्टिंग कराएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन भी करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, मतलब पूरा ढंग से उसको, और आगे एग्जामिनेशन उसके चलते रहेंगे जब तक कि हमें कारण पता ना चले कि इसको फीवर क्यों आया, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम कोई बीमारी तो इस तरह से पकड़ ही नहीं रहे, सिंपल एक टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किसमें यस आया वो ठीक है, जिसमें नहीं आया वो भी ठीक है,
ठीक है, तो हम वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं रहे। स्क्रीनिंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया और कट ऑफ पॉइंट। हमने एक वन क्राइटेरिया ले लिया, जैसे हमने कह दिया कि भाई फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर आई तो हम इसको डायबिटीज मान लेंगे, बस। ठीक, डायग्नोस्टिक में साइंस, सिम्टम्स एंड टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पर हम देखते हैं पेशेंट को। मान लो हमारे पास में इधर किसी पेशेंट के 126 शुगर आई, लेकिन उसको नॉर्मल साइन सिम्टम्स से, फिर वो बोलेगा मैं तो सुबह क्या हुआ, चाय पी के आ गया था। अब चाय पी के आ गया था तो उसकी शुगर बढ़ी आ गई, शक्कर वाली चाय पी के आ गया, तो हम उसका पूरा जब हिस्ट्री लेंगे तो मालूम पड़ेगा उसको डायबिटीज है ही नहीं। तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में पता लग जाएगा इसका, क्योंकि सारे सिम्टम्स बाकी चीज़ें भी पूछेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक जांच करेंगे, उसको हम स्क्रीनिंग में पॉजिटिव मान लेंगे। इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट को लेस एक्यूरेट माना जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट को मोर एक्यूरेट माना जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट लेस एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन पे किया जाता है, इसलिए हमको जितने कम एक्सपेंसेज हों, जितना सस्ते टेस्ट हों वो यूज किए जाएंगे। जैसे हमको डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हम या तो रैंडम ब्लड शुगर लेंगे या यूरिन शुगर लेंगे। हम वहाँ पे HbA1c नहीं कराएंगे, लेकिन डायग्नोसिस करना है तो हम HbA1c कराते हैं, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का बेसिस बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनिंग में किसी की एक बार शुगर ज़्यादा आ गई तो ये नहीं कि आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चालू कर दो, फर्दर एग्जामिनेशन उसके होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट को बेसिस बनाते हैं ट्रीटमेंट का, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन करता है? जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो करता है, या कोई एजेंसी करती है जिसको एजेंसी को काम दिया स्क्रीनिंग करने का। डायग्नोस्टिक टेस्ट इनिशिएटेड बाय पेशेंट विद कंप्लेंट। पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है, इसकी वजह से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ ये स्क्रीनिंग टेस्ट के एग्जांपल है, जैसे पेप स्मीयर या विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ बाई एसिटिक एसिड जो करते हैं अपन, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए। ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन या मेमोग्राफी होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। बाई मैनुअल ओरल एग्जामिनेशन होता है ओरल कैंसर के लिए। एलिजा या रैपिड का टेस्ट HIV के लिए। रीन शुगर या रैंडम ब्लड शुगर डायबिटीज़ के लिए। अल्फा फीटोप्रोटीन डेवलपमेंटल एनोमलीज इन फीटस के लिए। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए। एंड फीकल कल्ट ब्लड, ये हमारा कोलोरेक्टल कैंसर के लिए किया जाता है ना। ये स्क्रीनिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो जैसे अभी यूरिन शुगर हमने स्क्रीनिंग के लिए ली, HbA1c नहीं लिया हमने, है ना, क्योंकि मोर स्पेसिफिक है, खर्चीला टेस्ट है, महंगा टेस्ट है। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिक पर्पज, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पज क्या है स्क्रीनिंग का? तो हमारा मेन एम यही है कि हमको अपरेंटली हेल्थी पॉपुलेशन में ये पता लगाना है कि कौन पेशेंट हाई रिस्क पर है, ठीक है। तो बेसिक पर्पज इज टू आइडेंटिफाई पर्सन इज एट रिस्क फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिजीज फ्रॉम अपरेंटली हेल्थी। अपरेंटली शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको दिखने में तो हेल्थी दिख रहे हैं, पर क्या पता सच में है कि नहीं। अब इससे हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे उसका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज अल्टर हो जाए और मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी घट जाए, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चंस पूछ के कर सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, कुछ लैब टेस्ट से कर सकते हैं, जेनेटिकल टेस्ट से भी कर सकते हैं और एक्सरे से भी कर सकते हैं, यानी कि रेडियोलॉजिकल टेस्ट से भी कर सकते हैं, है ना। देन अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में ही आता है कि जैसे क्या होता है, अपरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन में जब हम स्क्रीन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो या तो उसमें पर्सन टेस्ट में नॉर्मल आता है या वो एबनॉर्मल आता है। तो जो नॉर्मल आता है उसको अपरेंटली नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट फाइनल टेस्ट नहीं है, क्या पता फर्दर किसी और टेस्ट से वो पॉजिटिव भी आ जाए, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए हम एबनॉर्मल को भी अपरेंटली एबनॉर्मल बोलते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट फाइनल टेस्ट नहीं है, उसमें वो पर्सन एक बार एबनॉर्मल में आया है, फिर उसका और फर्दर टेस्टिंग होता है तो वो आदमी कहीं भी नॉर्मल भी आ सकता है। नॉर्मल आता है तो वापस पॉपुलेशन में चला जाएगा, फिर कभी टेस्टिंग होगी, पीरियडिकल रीस्क्रीनिंग होगी तो वापस से वो सिस्टम में घूमता रहेगा। फर्दर टेस्टिंग में वो पेशेंट बिल्कुल एबनॉर्मल आ गया तो उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे, और इंटरमीडिएट कंडीशन में आ गया तो उसका वापस सर्विलेंस कराएंगे कि उसको सर्विलेंस में फर्दर टेस्टिंग उसकी वापस स्क्रीनिंग होती रहेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्क्रीनिंग क्या है, ठीक। तो स्क्रीनिंग क्या है? ऐसे पर्सन का टेस्टिंग जिसमें बीमारी है या नहीं हमको नहीं पता, और वो कोई हेल्थ केयर एडवाइस के लिए नहीं आया, है ना। जैसे टेस्टिंग फॉर डिजीज इन इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु इज नॉट सीकिंग हेल्थ केयर फॉर एनी डिजीज, किसी भी डिजीज के लिए नहीं आया। जैसे ब्लड डोनेशन, जो पर्सन है, कोई पर्सन आता है तो जब वो ब्लड डोनेट करता है तो उसके ब्लड पे हम HIV का स्क्रीनिंग करते हैं,
क्योंकि वो ब्लड आगे किसी दूसरे की बॉडी में जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन का जो ब्लड उसके सारे टेस्ट हम करते हैं, और उस पर्सन को पता नहीं होता है कि हमारे ब्लड पे टेस्ट क्या किए जाएंगे। ठीक है, अब वो ब्लड की कॉस्ट कहाँ से निकलती है, जब कोई पर्सन दूसरा पर्सन जब ब्लड बैंक से ब्लड लेता है तो उसको कुछ मिनिमम अमाउंट फीस देना पड़ता है, वो उन टेस्ट के अगेंस्ट में फीस दी जाती है। वो ब्लड का पैसा नहीं होता, वो टेस्ट के लिए होता है। तो वहाँ HIV की स्क्रीनिंग करेंगे। अगर पता लग गया कि यार HIV है तो फिर हमारे को उसको इन्फॉर्म भी करना पड़ता है पेशेंट को, है ना। तो यहाँ पे ये है, लेकिन जो ये टेस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, यहाँ पे पेशेंट जो है वो पर्सन पेशेंट नहीं है, वो कोई हेल्थ केयर एडवाइस के लिए नहीं आया, वो तो सिंपल ब्लड डोनेट करने आया। नियोनेटल स्क्रीनिंग में बच्चा जन्म लिया, उसका स्क्रीनिंग हुआ, तो स्क्रीनिंग हुआ, बच्चा भी कोई बीमारी लेके नहीं आया हमारे पास। जनरलाइज सभी बच्चों की, चाहे वो हेल्दी हों चाहे वो कैसा भी उनकी जन्म में उनकी क्या हिस्ट्री रही है, हम सभी की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस आजकल ये चल रहा है कि शादी से पहले सिफिलिस की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में केस फाइंडिंग। केस फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, लेबोरेटरी टेस्टिंग टू डिटेक्ट डिजीज इन इंडिविजुअल सीकिंग हेल्थ केयर फॉर अदर रीजन। मतलब किसी और कारण से, किसी और रीजन से पेशेंट अस्पताल आया और आपने स्क्रीनिंग किसी और बीमारी की उसकी कर ली। जैसे कि ANC के सारे पेशेंट जो प्रेगनेंसी के लिए आते हैं उनमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं, VDRL करते हैं, HCV करते हैं, HBsAg करते हैं, है ना। तो ये सारे जो है वो ANC के लिए आए थे, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग हमने किसी और बीमारी की करी। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग भी करते हैं, है ना, ये सब करते हैं। उसके बाद एक आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि लेबोरेटरी टेस्टिंग टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजीज पेशेंट विद क्लिनिकल फीचर। ये तो नॉर्मल जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं कि स्क्रीनिंग में पेशेंट हमारे पास आया ही नहीं कोई बीमारी लेकर के, कोई बीमारी की वजह से नहीं आया तो हमने उसकी स्क्रीनिंग की, और केस फाइंडिंग में किसी और डिजीज़ की वजह से आया और हमने उसका जो है किसी और दूसरी डिजीज़ का स्क्रीनिंग कर डाला। देन यूजेज ऑफ स्क्रीनिंग क्या है, तो वही अपन जो भी एक तो पढ़ा हमने केस फाइंडिंग, तो यहाँ पे केस डिटेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिजीज, ये दो चीज़ें हैं, है ना। केस डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। केस डिटेक्शन को हम प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव ये शब्द आया प्रिस्क्रिप्शन से। प्रिस्क्रिप्शन किसको दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल के लिए दिया जाता है ना, इंडिविजुअल पर्सन के लिए दिया जाता है प्रिस्क्रिप्शन। फिर पूरी पॉपुलेशन को तो आप प्रिस्क्रिप्शन दोगे नहीं, कि एक प्रिस्क्रिप्शन दोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है केस डिटेक्शन में कि पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन पेशेंट ने हमको रिक्वेस्ट नहीं किया है, तो नियोनेटल स्क्रीनिंग जैसे हो गई, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, जिस डिजीज का पता नहीं है, विच डज नॉट अराइज फ्रॉम पेशेंट्स रिक्वेस्ट, पेशेंट स्क्रीन फॉर ऑन से बेनिफिट, पेशेंट को उसके खुद के बेनिफिट के लिए स्क्रीन किया जाता है। और ये कौन करेगा, कोई मेडिकल पर्सन करेगा, ताकि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जरूरत पड़े तो स्टार्ट कर सके। तो यानी कि वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, एक होता है कंट्रोल ऑफ डिजीज को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर क्या है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हमारा फ्यूचर है, कि ये कोई बीमारी किसी पूरी पॉपुलेशन में ना फैल जाए। तो पीपल आर एग्जामिन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, जैसे माइग्रेंट्स की या इमिग्रेंट्स की स्क्रीनिंग की जाए, तो अभी जैसे कोविड में कर रहे थे हम, वो प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग थी। देन रिसर्च पर्पज के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हो, या कोई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कर सकते हो। देन नियोनेटल स्क्रीनिंग, ये पढ़ लेते हैं क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में, कि नियोनेटल स्क्रीनिंग में दो चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए और एक फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए। ठीक है, तो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म जो है मोस्ट कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर है जिसकी स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें ब्लड सैंपल अम्बलाइकल कोड से लिया जाता है, बात ध्यान रखना, और T4 और TSH का डिटेक्शन इसमें किया जाता है। ठीक है, अम्बलाइकल कोड से ब्लड लेना है, और मोस्ट कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर है जिसकी स्क्रीनिंग है वो है नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इसकी जो है डेफिशिएंसी होती है। गुथरी टेस्ट इसके लिए किया जाता है, और ब्लड सैंपल जो हील प्रिक से लिया जाएगा जन्म के 7 से 10 दिन के बाद में। ठीक है, गुथरी टेस्ट को गैलेक्टोसीमिया एंड मेपल सिरप यूरिन डिजीज के लिए भी सेम टेस्ट करते हैं। आजकल इसकी जगह टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जाने लगी है।
इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। 3 तरह की स्क्रीनिंग होती है। मास स्क्रीनिंग जिसमें पूरी पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो। हाई रिस्क और सेलेक्टिव स्क्रीनिंग जिसमें हाई रिस्क ग्रुप की स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए पूरे फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग कर दी, या सेक्स वर्कर की स्क्रीनिंग की हमने HIV के लिए। एक मल्टीफेसिक स्क्रीनिंग भी होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टेस्ट को हम लार्ज मेंबर ऑफ पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक मेथड भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये सब। तो ये इतनी सारी ज़्यादा चीज़ें यूज करने की वजह से ये थोड़ी डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव हो जाती है, जनरली मल्टीफेसिक किया नहीं जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है 2 चीज़ें हैं कि स्क्रीनिंग में हम किसी डिजीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और किस टेस्ट से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिजीज क्राइटेरिया पढ़ते हैं और उसके अलावा हम फिर पढ़ते हैं टेस्ट क्राइटेरिया। तो हम चलते हैं डिजीज क्राइटेरिया पे। तो डिजीज क्राइटेरिया क्या है कि डिजीज कैसी हो जो कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अगर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ही नहीं है तो पब्लिक में फिर उसका स्क्रीनिंग क्यों करें। तो डिजीज जिसका प्रेवलेंस एक तो ज़्यादा हो। डिजीज अर्ली एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। अगर कोई डिजीज अर्ली एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में रिकॉग्नाइज हो ही नहीं पाती तो उसका स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा नहीं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमको पता होना चाहिए उस बीमारी का, ठीक है। ऐसी डिजीज हो जिसका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट भी अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो उसका कंफर्मेशन करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास में कोई लैब वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए। कंफर्मेशन के लिए टेस्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमने अगर पेशेंट पकड़ लिया तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए, वरना हमने पेशेंट तो बना दिया और उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या स्क्रीनिंग का, ठीक। उसका बाद एक हमको कट ऑफ पॉइंट्स डिसाइड करने हैं, ठीक, कि कब कट ऑफ, किस कट ऑफ पॉइंट पे हम इसको बोलेंगे नॉर्मल इंसान है और कब कट ऑफ पॉइंट पे बोलेंगे हम इसको ये पॉजिटिव है या पेशेंट है, ठीक। उसके बाद में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से इस बीमारी में मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी कम होती है, इस बात का एविडेंस भी होना चाहिए, तभी हमारी स्क्रीनिंग करवाएगी ना। गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हो जब इस बीमारी से क्या फ़ायदा, स्क्रीनिंग करोगे इस बीमारी में, अर्ली डायग्नोसिस करने से फ़ायदा क्या है, ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा क्या है जल्दी, है ना। उसके बाद में एक्सपेक्टेड बेनिफिट अर्ली डायग्नोसिस एक्सीड्स द रिस्क एंड कॉस्ट इन टर्म ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है, कॉस्ट बेनिफिट की बात नहीं कर रहा कि हमने जो जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट में कितने लोगों को फ़ायदा मिला, है ना। तो ये चीज़ अपने को देखनी है कि अर्ली डायग्नोसिस से हमारे को बेनिफिट मिलना चाहिए जो हमने खर्चा किया उसकी तुलना में। कॉस्ट बेनिफिट में तो कितनी इनकम हुई वो देखते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव में कितने लोगों की जान बची वो देखते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में टेस्ट क्राइटेरियाज। टेस्ट क्राइटेरियाज में हमारे पास में 3 चीज़ें हैं कि जो टेस्ट हम लगाने वाले हैं स्क्रीनिंग के लिए, वो एक तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रिसीजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये चारों एक ही शब्द है तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना। RRR और एक आ गया P। तो रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रिसीजन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये होनी चाहिए, देन वैलिडिटी और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट सिंपल हो, सेफ हो, रैपिड हो, इजी टू एडमिनिस्टर हो एंड इनएक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये अब हम ना इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके बाद में, क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और ये ही हमारा स्क्रीनिंग ऑफ टेस्ट का जहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है अब न्यूमेरिकल पोर्शन। तो हम टेस्ट क्राइटेरियाज का डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।